फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक एक्सपोर्टर होने के नाते उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के टोटल काम के अंदर। अब ऐसे तो हर काम में रिस्क होता ही है, बट एक्सपोर्ट लेवल के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो सबसे पहला दिया है क्वालिटी रिलेटेड रिस्क। क्या है वो देखते हैं। समझो इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, बराबर है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब लेकिन उसी प्रोडक्ट को अगर मान के चलो सामने वाले कंट्री में हम सेंड कर रहे हैं, अदर कंट्री में, बट क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ गया। अभी क्या है, हम लोग अपनी कंट्री में तो कैसे भी चला लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको जिस वे में मिलता है हम खरीद लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, बट ज़रूरी थोड़ी सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। कहते हैं ना, बाहर की जो कंट्री डेवलप कंट्री है उनको क्वालिटी बहुत मैटर करती है, प्राइस बाद में। इंडिया का ऐसा है, पहला प्राइस, क्वालिटी बाद में, सब बिग डिफरेंस। तो अगर क्वालिटी में कुछ हुआ तो सामने वाला पर्सन या सामने जो भी फर्म है मना कर देगा, नहीं चाहिए करके। अगर ना बोल दिया तो रिस्क हो गया ना, उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि गुड सेंड करने के बाद अगर जो वो वहाँ पे लोग जहाज आएगा, उनका अनलोड होगा, वो जाके चेक करेगा कि माल तो बेकार है, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो रिस्क आ गया उसके लिए। यस, देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सेकेंड इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। अब ये क्या होता है, क्या होता है, जब समझो एक डील होती है, अभी $1 का भाव समझो 50 रुपये इंडिया के हिसाब से। अभी डील जब डन कर रहे थे तो ये वाला भाव था, और जब माल पहुंचा सामने वाली कंट्री में तो $1 के पीछे भाव हो गया 70 रुपीज़। फ्लक्चुएटिंग है ना वैसे भी। तो अब अगर मान के चलो सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं आपको इतना पेमेंट नहीं करूँगा, तो ये भी रिस्क है उसके लिए। या मान के चलिए इसमें प्राइस में थोड़ा कम हो गया और 40 हो गया, तो भी रिस्क है उसके लिए इन्वॉल्व अपने आप में, बराबर है। सो इन दैट केस ये 40 और ये 50, ये फ्लक्चुएशन के केस में भी बहुत बार क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। कोई कोई वैसे तो करता नहीं है, बट बेसिकली इस टाइप के रिस्क को संभालने के लिए ECGC होते हैं। मैं आपको फिर से बोलूँगा, इसके पहले वाले आंसर में मैंने आपको वहाँ पे ECGC लिखा दिया था, वो असल में था EPCG करके था, वो उसके लिए था, लिबरल के लिए था, बराबर। और ये जो अलग से क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करेगी, अपने को इस चीज़ को प्रोवाइड करके देगी, बराबर है, हेल्प। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। सो इन दैट मैंने आपसे क्या कहा कि अगर डील करते टाइम पे और पेमेंट के टाइम पे कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो बहुत बड़ा रिस्क है। वैसे इस रिस्क को बचाने के लिए ECGC ऑर्गेनाइजेशन है जो संभालने में आ जाता है, द रिस्क को अराइज होने नहीं देता है। बट अगर एक्सपोर्टर ने इसके साथ एडिशन नहीं किया तो फिर उसका रिस्क पक्का है। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। अभी क्या होता है, बहुत से लोग का रिलेशन अच्छा होता है दूसरी कंट्री के साथ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट इन दैट केस अगर मान के चलो सामने वाली पार्टी ने किसी भी एक्सक्यूज से पेमेंट नहीं दिया, समझो किसी कंट्री में कोई इशू हो गया, या वो कंगाल हो गया, या फिर वो बर्बाद हो गया, या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, वॉट एवर में भी दैट, तो ये किस में आ जाएगा, क्रेडिट रिस्क में। रिस्क तो है, देखो अगर पहली पेमेंट आ गया तो फिर तो टेंशन फ्री हो जाता कोई भी पर्सन, बट अगर क्रेडिट पे मैंने दिया तो देयर इज अ रिस्क। कार्गो रिस्क क्या होता है, मान के चलो अभी जो जहाज है, शिप निकला, रास्ते में डूब गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर कुछ भी इशू, या फिर टॉर्नेडो आ गया, या साइक्लोन आ गया, ये देयर इज अ कार्गो रिस्क। हो सकता है, वैसे होता तो नहीं है, बट स्टिल बैड टाइम्स बोल के नहीं आते, तो ये देयर इज अ कार्गो रिस्क। इसको भी बचाने के लिए ECGC आता है, फाइन। एंड क्रेडिट रिस्क के लिए भी ECGC अवेलेबल है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ रिस्क अपनी जगह पे, बट इस रिस्क को कवर करने के लिए ECGC ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। गॉट इट नाउ, क्लियर। ओके, लीगल रिस्क क्या होता है। अभी लीगली समझो सामने वाले की कंट्री में कोई लॉ चेंज हो गया, या उनके कानून के हिसाब से या उनकी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें
वो लोग हमारी कंट्री के एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यस, दिस कॉल एज अ लीगल रिस्क। मतलब जो कोई भी ऑफिशियल वर्क, किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम हो गया, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ बैन हो गए, या उनको प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लगा कि जो उनको नहीं जम रहा है, तो ये सब भी एक इशू हो सकता है एज अ लीगल रिस्क। इसका कोई इलाज नहीं है, जो सामने वाली कंट्री करेगी वो करेगी। अनफोर्सिन रिस्क, यस, अनफोर्सिन रिस्क को मैं वापस से इसी के साथ जोड़ सकता हूँ। कुछ भी बैड लक अगर हो सकती है, फाइन, ओके। सो देन अनफोर्सिन रिस्क भी उसी के लिए हो सकता है, मैं बोलूँ तो, जैसे कि कोई भी जहाज़ डूब गया या फिर XYZ कोई भी रीज़न, इसके साथ मैं इसको सेम बोल सकता हूँ, कार्गो रिस्क के साथ ये। या फिर मान लो दो जहाज़ आपस में टकरा गए, कोलिजन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, माल ख़राब हो गया। फिर बात आती है लैंग्वेज और कल्चर रिस्क। यस, हर कंट्री की लैंग्वेज सेम तो नहीं है, अदर कंट्री की लैंग्वेज अलग है। अभी अपने इंडिया में तो हम लोग हिंदी इंग्लिश में लिख के प्रोडक्ट को बेच लेते हैं, बट सामने वाली कंट्री में थोड़ी ना सेम लैंग्वेज चलेगी। वहाँ पे समझो कोई अरबिक होगा, कोई उर्दू होगा, कोई यूरोपियन में जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, स्पेनिश होगा, यू कांट से एनीथिंग। सो वी हैव टू फॉलो द लैंग्वेज एंड ऑल्सो द कल्चर। कल्चर का ही बहुत बड़ा मैटर होता है। मान के चलो किसी के कल्चर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं गया, उनके कल्चर को नहीं जमता है, तो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो लोग प्रोडक्ट को लेने से मना कर देंगे, उनके कल्चर को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मान लो सऊदी अरेबिया में अगर मैंने प्रोडक्ट भेजा जिसपे कोई भी एक्ट्रेस की फ़ोटो है, तो नहीं लेते वो लोग, क्योंकि उनको उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली लगता नहीं है वो। तो देयर इज़ अ रिस्क, बराबर है। पॉलिटिकल रिस्क, ये क्या होता है? पॉलिटिकली सेम, किसी दो कंट्री में आपस में समझो मान लो वॉर हो गया, किसी भी तरीके से मान के चलो कोई मतभेद हो गया, या फिर कोई भी पॉलिटिकली कोई नेता का वहाँ पे सरकार बदल गई, वी कैन से, जैसे इंडिया में होता है, बराबर है। अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो ये पॉलिटिकल रिस्क में आता है, बट अगेन ECGC इसको कवर कर लेता है। देन वी हैव अ कमर्शियल रिस्क, और कमर्शियल के अंदर चार चीज़ें। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, मान लो किसी एक्सपोर्टर को मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो ये उसकी गलती, उसको रिस्क झेलना ही पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लैक ऑफ प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी, अपने प्रोडक्ट को बदलता ही नहीं है, तो भी रिस्क आएगा। डिले इन शिपमेंट, अभी अगर शिप डिले हो गया, अभी डिले क्यों होता है शिप? बेसिकली यहाँ से वहाँ चीज़ें करने में हो जाता है, अब कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी मान लो उसको पहुँचाना था 1 महीने में, पहुँच रहा है 2 महीने में, तो मना कर देगा, मुझे नहीं चाहिए। अब इसमें सामने वाले की तो गलती कोई है ही नहीं, तो पेमेंट क्यों करेगा वो? तो रिक्वायर्ड ही नहीं। अब अनफोर्सिन इवेंट, वही सेम है इसकी तरह, अनफोर्सिन रिस्क, कुछ इवेंट हो गया। लास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिस्क। ये क्या कहता है? कितनी जगह क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट का कोई समझो कॉपी कर लिया, किसी ने कोई इसका पेटेंट चुरा लिया, या सेम प्रोडक्ट बनाने लग गया अदर कंट्री में बैठ के, तो नुकसान तो हमारा हो गया ना। कभी कोई चीज़ हमारे यहाँ से गई है, वो लोगों ने एक बार देखा उसको और उसका कॉपी निकाल लिया, फिर हमसे तो मंगाएंगे नहीं, उल्टा हमारा गुडविल ले लिया, हमारे कॉपीराइट ले लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अगेन, बट ये भी सेफ हो जाता है ECGC की हेल्प के थ्रू। सो वी कैन से दैट रिस्क तो है इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, बट अगर प्रॉपर मेजर्स लें तो नहीं होगा, बराबर है। बट कुछ चीज़ों में है, अगर ये जैसे कि ये हो गया इनमें सब में, तो इसमें कोई रिस्क सेव नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक एक्सपोर्टर की अपनी खुद की गलती होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से 2 आंसर्स को प्रॉपरली देख के अच्छे से इसके नोट डाउन करना। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, एंड देन डेफिनेटली आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, काफ़ी आसान है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे के 2 आंसर कराऊंगा आपको, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मेन आपके एग्जाम्स में पूछता है, वही हम यहाँ पे करेंगे, एंड डेफिनेटली आपका ये पूरा हो जाएगा। बहुत ईजी है, याद करने लायक है। ओके, टिल देन इसको अच्छे से रीड करो। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ नेशन करके किया था, कंट्री के लिए। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ खाली ये वर्ड का फ़र्क है। फॉर्म मतलब क्या होता है? अलग से कंपनी है, बराबर है। मतलब एक एक्सपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है एक फर्म के लिए, वो तो नेशन के लिए था। तो कुछ पॉइंट्स एकदम सिमिलर है। पहला आता है रेपुटेशन। अब जाहिर सी बात है, कितने सारे ब्रांड्स के नाम हम लोग जानते हैं, लाइक देखो ये रिबॉक, नाइकी एक्सेट्रा। आज इनका रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में क्यों है? ये इन लोगों का जो ये फर्म है सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री तक नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैल चुका है। यस, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट इनकी रेपुटेशन इंक्रीज हुई है, और इसकी वजह से इनका साथ साथ में क्या बढ़ा है? गुडविल,
एंड ड्यू टू दैट इनका बिजनेस इंक्रीज हुआ है। आज हम लोग अपने कंट्री में इन लोगों के प्रोडक्ट्स आराम से देख सकते हैं। रीज़न, वो लोग अपने यहाँ से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, बराबर है। दूसरा, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम को मैं क्या बोलूँगा, खुद के कंट्री में जितना बनाया, जितना बना लिया रॉ मटेरियल से, जितना उनको इस्तेमाल में आया रख लिया, और बाकी सामने वाली कंट्री में सेंड कर दिया। सेंड दी प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्री, बराबर है। इसमें क्या हो जाता है, ये ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ हो जाता है टोटली। तो एक फर्म को ये पता रहता है कि मुझे कौन सी कंट्री में कितना भेजना है, खुद कितना अपने पास के लिए रखना है, क्या प्राइस में रखना है, कौन सी कंट्री में कितनी डिमांड है। सो दे प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट। ओके, सिमिलर पॉइंट है वैसे स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। अब अगर उनके खुद के घर में अगर रिस्क है, समझो किसी वजह से उनके कंट्री में प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, या वो लोग शायद रिसेशन से गुजर रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है, बराबर है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सो दे हैव एन ऑप्शन, दे कैन गो टू अदर कंट्री। अब पूरी दुनिया में तो नहीं चलेगा ना कहीं तो उनका प्रोडक्ट चल ही जाएगा। अगर आज मान लो रिबॉक वाले को या नाइकी वाले को खुद के यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसका प्रोडक्ट चलता है, कोई ना कोई तो खरीद लेगा। वी कैन से दैट ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, कहाँ पे, जर्मनी के ब्रांड है। अब जर्मनी की आबादी उतनी तो है नहीं, तो अगर मान लो वहाँ के आधी पॉपुलेशन ने भी अगर कार खरीद ली, तो वो दोबारा नहीं खरीदेंगे जल्दी, तो उनकी कार बिकेगी कहाँ, तो उनकी कार बिकती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये उनका एक बेनिफिट है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, व्हाट वी कैन से दिस, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, एक्सपोर्ट का ड्यूटी, फाइन। अब इसमें एक बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए, वी कैन से दैट कि हर कंट्री को एक हेल्प मिलती है, दैट इज ECGC, फाइन, एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स गारंटी कॉर्पोरेशन, बराबर है। इसमें क्या होता है कि अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट समझो सेंड करना है किसी वजह से, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ECGC के थ्रू अगर वो मंगवाता है, तो उसको ये बेनिफिट है। सपोज मान लो इंडिया को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, बट एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, मशीन, और वो मशीन इंडिया में नहीं है, वो उनको पहले मंगानी पड़ेगी। मंगानी पड़ेगी का मतलब क्या हो गया, ये तो इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट करने में तो कोई गवर्नमेंट बेनिफिट देनी नहीं चाहिए, बिकॉज इंपोर्ट तो नेगेटिव में आता है, बट ECGC के थ्रू जाएगा तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बट पहले हम लोग को मशीन तो लाने दो, उसके हेल्प से हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो हमारी कंट्री की रेवेन्यू बन जाएगी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। सो विद द हेल्प ऑफ इस ECGC स्कीम ये पॉसिबल हो सकता है। याद रखना, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में ड्यूटी है ECGC के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये सिमिलर पॉइंट है नेशन की तरह। यस, जिस तरीके से कोई भी एक्सपोर्ट फर्म होता है अपने आप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता ही है। क्यों करता है, बिकॉज वो जानता है कि उसको कहीं ना कहीं पे ये बेनिफिट है। अगर आज जैसे कि आईफोन को ले लो, भी अमेरिका से हम लोग को मिलता है, तो आईफोन वाला क्या सिर्फ एक ही मॉडल निकालता है, वो तो और नए नए मॉडल निकालते रहता है। आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12 आते रहेगा, सैमसंग भी आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, सब जानते हैं। दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज मस्ट, तो ये फर्म के लिए तो ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, यस, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पता चल जाती है कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे टिकेगी। अब जैसे कि इंडिया में देखो मोटोरोला आई थी, HTC आया, ब्लैकबेरी आया, आए और चले गए। रीज़न, उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं थी, सो दे डोंट हैव दैट एफिशिएंसी फॉर दिस। लिबरल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से बेनिफिट। अब क्या क्या बेनिफिट है देखो, वी कैन से दिस वैट, अभी इसको अपन GST बोलते हैं, चलो मैं GST लिख देता हूँ। अभी इंडिया से अगर मान लो कोई भी फर्म एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगाएगी।
टैक्स नहीं लगाने का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव देना अपने आप में। अब जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के अंदर ही गुड्स लेके यहाँ से वहाँ घूमेंगे तो अपने को टोल देना पड़ता है, फिर अपने को वैट देना पड़ता है अलग से, फिर सेल्स टैक्स, कस्टम, ये वो सब कुछ देना पड़ता है। बट इफ़ आई एम डूइंग एक्सपोर्ट थिंग, एक्सपोर्ट के काम में मैं क्यों दूँ, बिकॉज मैं तो इंडिया के बाहर कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसमें क्या हो जाता है, वो एग्जेम्पशन मिलता है। क्या मिलता है? एग्जेम्पशन। देन वी हैव अ लिबरल इम्पोर्ट्स। ये लिबरल इम्पोर्ट्स को मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, ECGC सेम। इसमें क्या बोला है कि कोई भी चीज़ अगर मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मुझे को एक्सपोर्ट करना है एंड आई डोंट हैव दैट मशीन, सो आई कैन बोरो फ्रॉम अदर कंट्री इन आवर कंट्री, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्ट। बट इम्पोर्ट ड्यूटी हमसे चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? कौन सी स्कीम के थ्रू आया? ECGC, बराबर है। ये ध्यान रखना, ECGC याद रखना। नोट्स में आपको इसका फुल फॉर्म और इसका पूरा डिटेल भी आ जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तो बहुत सिंपल है। अब मान के चलो अगर कोई भी कंट्री बल्क में एक्सपोर्ट करती है, बल्क में, तो जाहिर सी बात है उनको डिस्काउंट भी बल्क में देगी, बराबर है। तो दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कीपिंग अलाइव ओल्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि खुद की कंट्री में बनाए तो थे, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या हुआ, फिर वो डेड हो गए, मतलब चले ही नहीं, कोई ना के बराबर हो गए। बट ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट शायद दूसरी कंट्री में चल जाए। अब जैसे कि आज हम सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, बट पहले के टाइम पे हम लोग वो डब्बा वाला यूज़ करते थे, बटन वाले। अब वो हमारी कंट्री में तो नहीं चलते, लेकिन शायद केनिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, ऐसी जगह पे उनके लिए वो अच्छा है। मतलब प्रोडक्ट मरा नहीं है, प्रोडक्ट आज अलाइव है। खुद की कंट्री में भले शायद ना चले, बट अदर कंट्री में शायद वो प्रोडक्ट चल सकता है। एंड हायर द प्राइस, यस, अब प्राइस है जिस कंट्री में अगर उसका डिमांड राइज हो रहा है, वी कैन सिंपली से, देखो ना, जिस जगह पे डिमांड बढ़ रहा है तो आराम से उसका प्राइस भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, पब्लिक जिस चीज़ के लिए डिमांड करती है उसका प्राइस भी होता है। अभी आईफोन इंडिया में सस्ता थोड़ी है, महंगा ही है ना, क्योंकि वो जानते हैं लोग, डिमांड करते हैं उसकी। सो these are some of the important points for the importance of export for a firm. क्लिक हुआ? इन सिंपल है, अच्छे से इसको एक बार रीड करो।